मित्रों नमस्कार। प्रज्ञा प्रवाह चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप जानते हैं कि आपका यह प्रज्ञा प्रवाह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समर्पित है। उसी समर्पण के क्रम में हम लोगों ने जो प्रतियोगी परीक्षा का मुख्य परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है निबंध, उस पर पिछले वीडियो में चर्चा की थी और उस पर यह चर्चा की गई थी विस्तार से कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में और संघ लोक सेवा आयोग में जो निबंध का विभाजन है उसका आधार क्या है और उसका प्रस्तुतिकरण किस रूप में किया जाना चाहिए। आज हमारी चर्चा होगी निबंध का स्वरूप क्या है, निबंध के प्रस्तुतिकरण में किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, हमारी शैली का स्वरूप क्या होना चाहिए और वास्तव में संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न प्रदेश के लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की क्या कसौटी होती है नंबर देने की, और हम उस कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं तो हमको नंबर मिलता है और खरे नहीं उतरते हैं तो हमको नंबर क्यों नहीं मिलता है। आइए अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। निबंध, जैसा कि हमने बताया था, निबंध का अभिप्राय होता है निशेषेण बंधयति, जो संपूर्ण रूप से बांध ले। यहाँ पर बांधने का अभिप्राय दो संदर्भों में है। एक, हमारा जो निबंध की विषय वस्तु है, जो हमारा निबंध का टॉपिक है, उस निबंध के टॉपिक से हम पूरी तरह से जुड़े रहें, उस टॉपिक से पूरी तरह से बंधे रहें। अगर हमारा निबंध का टॉपिक प्राकृतिक आपदा है तो प्राकृतिक आपदा क्यों होती है, उसके पीछे कारण क्या है, उसका समाधान क्या है, ये सारे के सारे तथ्य उसमें आने चाहिए। और दूसरा है, हमारा प्रस्तुतिकरण इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारा परीक्षक है वह उसमें बंध जाए। बंध जाए का अभिप्राय रस्सी से उसको बांध देना नहीं है। बंध जाने का अभिप्राय है अपनी शैली से, अपने प्रस्तुतिकरण से, अपने फ्लोइंग सपोर्टिंग फैक्ट से उसको उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व कर देना। इतना इन्वॉल्वमेंट कि वह आपकी प्रस्तावना से शुरू हो और आपके उपसंहार तक अपनी आंख गड़ाए हुए उसको देखता रहे। तो इस प्रकार से निबंध की यही मांग होती है। लोक भाषा में हम अक्सर बंधु शब्द का प्रयोग करते हैं। बंधु शब्द इसी से जुड़ा हुआ है, बंध शब्द से जुड़ा हुआ है, जो हमको प्रेम से बांध ले। तो इसी प्रकार से आपको परीक्षक को भी अपना बंधु बना लेना है। आपकी शैली इस प्रकार से होनी चाहिए कि वह बंधु भाव से आपके निबंध को देखे और उसी प्रकार से वह आपका हित करे। अब इस लिहाज से निबंध में 3 तथ्य संघ लोक सेवा आयोग की कसौटी पर रखे जाते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कसौटी पर रखे जाते हैं। विभिन्न उत्तर पुस्तिकाओं और विभिन्न प्रकार के लोगों से चर्चा के पश्चात, सफल लोगों की चर्चा के पश्चात यह तथ्य जो सामने आए हैं उसी को आपके सामने रखा गया है। पहला भाग है प्रस्तुतिकरण, दूसरा भाग है तथ्य और तीसरा भाग है शैली। प्रस्तुतिकरण के द्वारा हम अपने स्वरूप को अपनी लेखनी के द्वारा निबंध में प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः निबंध ही वह भाग होता है जिसके द्वारा आपका व्यक्तित्व वहाँ पर प्रतिबिंबित होता है। जब आप विभिन्न सेवाओं के लिए योग्य हैं या नहीं योग्य हैं, यह 2 रूपों में परीक्षण होता है। एक तो साक्षात्कार के द्वारा जिसमें आप सीधे जाते हैं, और दूसरा मुख्य परीक्षा के द्वारा जिसमें आपकी लेखनी आपके व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती है। इस रूप में जो निबंध होता है वह जो है मिरर ऑफ योर पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व का अंग होता है। एल्बम ऑफ योर पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व का अंग होता है। मुझे अपने विश्वविद्यालय के दिन याद हैं जब एक बार हमारे फिलॉसफी के प्रोफेसर ने कहा था कि जब आप बोलते हैं तो वस्तुतः उसमें केवल आप नहीं बोल रहे होते हैं, बल्कि आपकी वाणी में आपके माँ, आपके पिता, आपका परिवार, आपका समाज, आपका समुदाय और आपका राष्ट्र बोल रहा होता है। ठीक इसी प्रकार से जब आप निबंध लिख रहे होते हैं तो उसमें
आपका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रतिबिंबित होता है। तो आपका प्रेजेंटेशन इस प्रकार से होना चाहिए जो एक सच्चे नागरिक की कसौटी है, जो सच्चे अधिकारी की कसौटी है, वह उस पर प्रतिबिंबित हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो परीक्षा का मापक है उसमें एक सी सेट रखा गया है। सी सेट का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए, इसका जो लिखित टेस्ट है वो सर्वोत्तम रूप में आपके निबंध में आता है, क्योंकि जो आपकी मुख्य परीक्षा का दूसरा विषय है, हो सकता है कि अगर वो राजनीति का विषय हो तो उसमें प्लेटो बोलें, उसमें मार्क्स बोलें। हिंदी का विषय है तो तुलसीदास उसमें बोल रहे होंगे, कबीरदास बोल रहे होंगे। समाजशास्त्र का विषय है तो उसमें अगस्ट कामटे बोल रहे होंगे, दुर्खीम बोल रहे होंगे। लेकिन निबंध में तो आप और केवल आप बोल रहे होते हैं। इसलिए निबंध आपके व्यक्तित्व का जीता जागता आईना होता है जिसमें परीक्षक आपका स्वरूप देखता है। तो इसलिए प्रस्तुतिकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रस्तुतिकरण में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रेजेंटेशन। किस प्रकार से शुरुआत करें? सबसे बड़ा प्रश्न, हिमालयी प्रश्न यही है कि हमारी शुरुआत कैसी होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर शुरुआत अच्छी है तो फिर अंत अच्छा होगा ही। तो इस प्रकार से शुरुआत किस रूप में हो, यह बहुत कुछ निबंध के टॉपिक पर डिपेंड करता है। लेकिन उस टॉपिक के साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें शुरुआत कैसे करें। शुरुआत के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। उद्धरण के द्वारा शुरू करें, कहानी के द्वारा शुरू करें, कविता के द्वारा शुरू करें, घटना के द्वारा शुरू करें। इस समय जैसे इस बार 2019 की पीसीएस मुख्य परीक्षा में निबंध पूछा गया था नमामि गंगे। आप गंगा के संदर्भ में ढेरों सारे कहानियाँ जानते हैं। इसकी भिन्न भिन्न रूपों में शुरुआत हो सकती है। मुख्य है कि हमें गंगा हमारे लिए नमनीय है और इसीलिए उसमें जितने भी प्रकार के प्रदूषणकारी तत्व हैं उनको बाहर करके फिर से गंगा का पुनरुद्धार करना है। इसके संदर्भ में एक बहुत रोचक कहानी, बहुत सरल कहानी है कि एक बार बीरबल से अकबर ने पूछा कि बीरबल ये बताइए कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो बीरबल ने उत्तर दिया यमुना। अकबर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा क्यों गंगा नहीं है? तो उन्होंने कहा कि गंगा तो अमृत है, गंगा को हम नदी नहीं कह सकते हैं। जैसे ही आप यह उद्धरण रखते हैं, इस उद्धरण के द्वारा यह पुष्ट हो जाता है कि गंगा कितना महत्वपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार से साहित्य और समाज के निबंध के संदर्भ में आप कोई कहानी रख सकते हैं, कोई उदाहरण रख सकते हैं। आप कहानी के रूप में महात्मा गांधी को उद्धृत कर सकते हैं कि एक छोटा सा बालक मोहनदास करमचंद गांधी सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखता है और सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखने से उसके मन में सत्य का इतना अमिट प्रभाव पड़ता है कि सत्य सत्याग्रह में और सत्याग्रह आंदोलन में बदल जाता है और वह मोहनदास उस नाटक से मोहनदास से महात्मा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से कविता से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर एक उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा गया था कि साहित्य में लोक मंगल की भावना, तो आप यहाँ पर बहुत प्रचलित कविता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात पूरे संपूर्ण विश्व साहित्य में, संपूर्ण विश्व की संस्कृति में मैं ये दावा करता हूँ कि इतना लोकोपकारी वाक्य, इतनी लोकोपकारी सूक्ति, संसार का मंगल चाहने वाला, संसार का कल्याण चाहने वाली कोई सूक्ति नहीं मिलती है जिसमें कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग हों। अगर आयुष्मान भारत आता है तो आप उसमें सर्वे सन्तु निरामयाः को उद्धृत कर सकते हैं कि सभी निरोग हों। अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित योजना आती है तो उसमें सर्वे सन्तु निरामयाः की बात कर सकते हैं। कहीं हिंसा की बात आती है, सांप्रदायिक हिंसा की बात आती है, आपदा की बात आती है, तो उसमें सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याणकारी घटनाओं को देखें। तो क्या उन कल्याणकारी घटनाओं में हिंसा शामिल है?
क्या उन कल्याणकारी घटनाओं में जातिवादी हिंसा शामिल है, सांप्रदायिक हिंसा शामिल है, भ्रष्टाचार शामिल है? अगर नहीं शामिल, पर्यावरण प्रदूषण शामिल है? अगर नहीं शामिल है तो यह हमारा उद्धरण या उद्देश्य वाक्य हो सकता है। तो इस प्रकार से कविता के द्वारा, घटना के द्वारा जिस प्रकार का निबंध है उस प्रकार से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि जो आपकी शुरुआत हो वह प्रासंगिक होनी चाहिए। अब दूसरा है, प्रस्तावना की शुरुआत हो गई। अब आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है कि भारतीय संविधान का जीवित दर्पण है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि इसका एक एक शब्द संपूर्ण भारतीय मूल्यों का चित्रांकन करता है। ठीक इसी प्रकार से आपकी प्रस्तावना का भी एक एक शब्द संपूर्ण आपके निबंध का चित्रांकन करना चाहिए। आपके संपूर्ण निबंध की झांकी होनी चाहिए। जैसे ही हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहते हैं हम भारत के लोग, तो हम बता देते हैं कि यह संपूर्ण प्रस्तावना, संपूर्ण भारतीय संविधान किसके लिए है? हम भारतीयों के लिए है। किसी जाति विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है, बल्कि उसमें संपूर्ण भारतीयों का समावेशन है। तो यह हो गया। फिर दूसरा है, प्रेजेंटेशन का दूसरा रूप है कि पैराग्राफ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रवाह में इतने बढ़े चले जाते हैं कि पैराग्राफ चेंज करना ही भूल जाते हैं। तो हमारे पैराग्राफ छोटे छोटे होने चाहिए, जिससे एग्जामिनर, परीक्षक बोझिल ना हो। वह नए नए रूपों में आपके तथ्यों को, जैसे ही कोई नया तथ्य आए वैसे आप अपने पैराग्राफ को चेंज कर दीजिए। अगर लगता है कि उसमें कोई बिंदुवार चीज़ें हैं तो बिंदुवार लिखिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि अति कभी नहीं होनी चाहिए। ना तो लंबे पैराग्राफ होने चाहिए, ना तो छोटे पैराग्राफ होने चाहिए। यहाँ पर हम कबीरदास की कसौटी को अपनाते हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात हमेशा हम अति से बचना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जेत। यहाँ पर भी जो स्वर्णिम माध्य है, गोल्डन रूल ऑफ मिडिल रेंज है, उसको अपनाना चाहिए। फिर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे प्रेजेंटेशन में केवल हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। हम केवल हवाई के लिए ना बनाएं। कहा जाता है कि ये काफ़ी संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों में बहुत प्रचलित चर्चा है कि अगर एक बार पानीपत का युद्ध पूछा गया तो उसमें लिखा गया कि तलवारें खन 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 चल रही थी, तोपें धड़ 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 बोल रही थी। तो इस प्रकार से साए 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 की आवाज़ें आ रही थी। तो इस साए साए धाएँ धाएँ में केवल कल्पना के तत्व हैं, उसमें जो वास्तविकता के बिंदु हैं वह नहीं है। तो वास्तविकता का बिंदु भी होना आवश्यक है, लेकिन वह जो आपके तथ्य हों वह तर्क सम्मत होने चाहिए। जैसा कि हमने बताया, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में आप देखिए, अपनी प्रारंभिक परीक्षा का ध्यान रखिए, तो उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक पैराग्राफ दे देता है, उससे आपको विश्लेषण करना पड़ता है। इससे पता चलता है कि आपका एनालिटिकल पावर क्या है। उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जिससे आपका तार्किक परीक्षण किया जाता है। उसमें भाषाई प्रश्न भी रहते हैं, अंग्रेजी भाषा के प्रश्न रहते हैं, हिंदी भाषा के प्रश्न रहते हैं। तो इससे ये पता चलता है आपका भाषा कौशल क्या है। तो वही सीसेट यहाँ आपके निबंध में भी अप्लाई होता है। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखिए। आप एक साहित्यकार होकर के निबंध नहीं लिखने जा रहे हैं, आप रामचंद्र शुक्ल होकर के निबंध नहीं लिखने जा रहे हैं, बल्कि आप टी.एन. शेषन होकर के निबंध लिखने जा रहे हैं। तो उसमें जो आवश्यकता है, तर्क की आवश्यकता है, तथ्य की आवश्यकता है, प्रेजेंटेशन की आवश्यकता है, ये सारे कौशल आपके निबंध में प्रस्फुटित होने चाहिए। तो हमारा प्रेजेंटेशन का पहलू आ गया। अब दूसरा पहलू है, प्रस्तुतिकरण के बाद पश्चात दूसरा पहलू है तथ्य का। तथ्य में हमने पहले बताया कि वस्तुतः जो हमारा निबंध है, एक तरह से हमारे भारतीय संस्कृत का जो मूल उद्घोष वाक्य है, सत्यम शिवम और सुंदरम है। जो तथ्य है वह हमारे निबंध का सत्यम पक्ष है, तथ्य है। तो इसमें हमें तथ्य में भले ही कोई काल्पनिक निबंध ही क्यों ना आ जाए, हमें तथ्य को रखना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि प्रश्न आ गया कि ये प्रश्न आया हुआ था पीछे में कि निंदक नियरे राखिए। अब निंदक नियरे राखिए प्रश्न आ गया, तो ये क्या है, सूक्तिमय प्रश्न है। लेकिन इसमें इस निबंध का भाव यह है कि जो समीक्षक है, जो परीक्षक है, जो आपकी निर्मम आलोचना करने वाला है, ये आलोचना इतनी कि आपकी निंदा में तब्दील हो जाए, उसको भी पास में रखना चाहिए।
इस क्या प्रभाव पड़ता है? अगर समीक्षक नहीं होगा, अगर परीक्षक नहीं होगा, अगर आपके कार्यों का मूल्यांकन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा तो आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी और आप वस्तुतः जो चाहेंगे सो करने के दृष्टि से रहेंगे और आपका व्यक्तित्व एकांगी हो जाएगा। इसमें आप ढेर तमाम उदाहरणों को रख सकते हैं। जैसे आप हिटलर को लिख सकते हैं कि हिटलर के पास कोई निंदक नहीं था इसलिए वह इतना क्रूर हो गया। नेपोलियन के पास कोई निंदक नहीं था इसलिए वह इतना क्रूर हो गया। और जहाँ पर लोगों को बताने वाले लोग होते हैं, महात्मा गांधी थे, लेकिन महात्मा गांधी के पास गोपाल कृष्ण गोखले थे, अनेक लोग थे, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस भी महात्मा गांधी के पक्ष और विपक्ष में आवश्यकता अनुसार खड़े रहते थे। भगवान रामचंद्र कहते थे कि जो अनीति कछु भाखों भाई तब मोहि बरजहु भय बिसराई। अगर मैं कुछ भी अनीति बोलूँ, कुछ भी गलत बोलूँ तो मुझे मना कर देना। तो यहाँ पर आपको ये ढेर सारे तथ्य रखने हैं कि भगवान जो तीनों लोकों के स्वामी माने जाते हैं वह भी निंदा को या अनीति करने की स्थिति को दूर करने के लिए एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमारे लोकतंत्र में दी गई है उसका अनुपालन करते थे। तो इस रूप में हमारा यह होना चाहिए, तथ्य के दोनों पक्ष होने चाहिए। दोनों पक्ष होने का मतलब यह है कि जो हमारे सकारात्मक तथ्य हैं, जो नकारात्मक तथ्य हैं, उन दोनों तथ्यों को सम्मिलित करना चाहिए। कल्पना करिए कि आपको आ गया भारतीय संस्कृति का समन्वित रूप। यह निबंध कई बार पूछा जाता है। तो भारतीय संस्कृति के समन्वित रूप में आप इन चीज़ों को दिखाइए कि किस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। और वसुधैव कुटुंबकम की न केवल बात करती है बल्कि एक सनातन संस्कृति के रूप में मोहम्मद इकबाल ने कहा भी है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो सारी सभ्यताएं मिटती चली गईं, लेकिन जो हमारी संस्कृति का समन्वित रूप था यह बना हुआ है। लेकिन क्या यह वास्तव में पूरी तरह से समन्वित है? आप इसके जो नकारात्मक तथ्य हैं उनको भी रखिए कि किस प्रकार से हमारे यहाँ भाषावाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर विभिन्न सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। भाषाई आधार पर किस प्रकार से उत्तर भारत दक्षिण भारत का झगड़ा होता रहता है। जातिवाद की चीज़ें हैं, यह हमारे लोकतंत्र को प्रभावित कर रही है। तो यह समन्वय जो है विखंडन के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। लेकिन अंत में फिर आपका समन्वयात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। केवल आप निगेटिव तथ्य को रखेंगे तो फिर आपका नकारात्मक व्यक्तित्व एग्जामिनर के सामने, परीक्षक के सामने प्रस्तुत होगा। एक बिल्कुल तथ्यात्मक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आईएएस में एक ही अभ्यर्थी के, एक ही प्रतियोगी के एक बार 200 में 250 में समझिए कि एक बार 210 नंबर आए और दूसरी बार मात्र 50 नंबर आए। और अगर उनके दूसरी बार भी उसी तरह के नंबर आए होते तो उसमें वो टॉप कर जाते। उसका कारण क्या था कि एक बार उनसे पूछा गया था, उस परीक्षा में पूछा गया था जिसमें उन्होंने बहुत ही आशावादी ढंग से चीज़ों को रखा। 21वीं सदी के जागरण से संबंधित प्रश्न था और जिसमें उन्होंने अंत में जो उपनिषद का वाक्य है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, इसके द्वारा आपने उसका समापन किया कि हमारा जो 21वीं सदी का जागरण होना चाहिए वह हमारे उपनिषद वाक्य के द्वारा जो कहा गया है कि उठो, जागो और जो महान लक्ष्य है उसको प्राप्त करो। और दूसरी बार अगले ही चरण में भारतीय संस्कृति मिथक या वास्तविकता, इस पर प्रश्न पूछा गया था। इस निबंध को उन्होंने मिथक पक्ष में ज़्यादा बल दे दिया। ब्रह्मचर्य की बात की तो उसके साथ एड्स को बहुत विस्तार दे दिया। अहिंसा की बात की तो सांप्रदायिक हिंसा, जातिवादी हिंसा, रोजमर्रा की हिंसाएं, घरेलू हिंसा, इन सब पर अधिक बल दे दिया। और इससे जो उनकी नकारात्मक छवि है वह एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत हुई और वह इतना खराब नंबर मिला कि अगर उनका अन्य विषयों में अच्छा नंबर नहीं रहा होता तो वो सेलेक्ट नहीं होते। तो यह आपके तथ्यों का प्रेजेंटेशन का रोल होता है, भूमिका होती है। फिर अगला है शैली का चरण। शैली के चरण में जो शैली आपकी होनी चाहिए उसमें सरलता होनी चाहिए। आप वहाँ पर एक परीक्षा क्या देखना चाहता है कि आपका जो काम है, वस्तुतः जब आपका काम वहाँ पर केवल निबंध लिख देना नहीं है, वस्तुतः इससे आपकी परीक्षा होती है कि आपका जो रोल होगा वह रोल किसके साथ होगा। जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो आप कहाँ पर जाते हैं? आप जाते हैं आम जनता के बीच में।
आप जाते हैं अपने उच्चाधिकारियों के बीच में, आप जाते हैं मंत्रियों के बीच में, नेताओं के बीच में, तो भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न डायमेंशंस वाली पर्सनालिटीज हैं। आम जनता है, आम जनता आपकी बात को, आपकी विशेषज्ञपूर्ण बातों को इस तरह से नहीं समझ पाएगी। बर्कले कहते थे, महान दार्शनिक थे, वो कहते थे कि हमें विद्वानों की तरह चिंतन करना चाहिए और मूर्खों की तरह बोलना चाहिए। मूर्खों की तरह बोलने का अभिप्राय है कि हमारी भाषा इस प्रकार से होनी चाहिए कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी समझ ले। ठीक यही इसी शैली का प्रयोग आपको यहाँ पर निबंध में भी करना है। बहुत ही सरल भाषा होनी चाहिए। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में जब बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा कारण भाषा का था। जो हमारा वैदिक धर्म था वो संस्कृत भाषा में था और संस्कृत भाषा इतनी जटिल थी कि जन सामान्य तक नहीं पहुंच पाई, तो बौद्ध धर्म ने पाली भाषा को अपनाया। महात्मा गांधी ने जो अपने आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया, उस जन आंदोलन बनाने के पीछे क्या था? उस जन आंदोलन के पीछे वो आम जनता की वेशभूषा में आ गए। उन्होंने देखा कि भारत की अधिकांश जनता के पास में ऊपर के तन ढकने का कपड़ा नहीं है, दोनों वक्त खाने की रोटी नहीं है, तो उन्होंने उसी शैली को अपना लिया, उसी जीवन शैली को अपना लिया, ठीक जिससे कि हम आम जनता के हो सकें। जब गांधी आए तो वह आम भारतीय हो गए और आम भारतीय होकर के वो महात्मा की पदवी को प्राप्त कर लिए। ठीक इसी प्रकार से आपकी भी शैली गांधीवादी शैली होनी चाहिए। गांधीवादी शैली होने का अभिप्राय है कि बहुत ही सरल, इतनी सरल कि उसको सब लोग लपक लें, सब लोग ग्रहण कर लें, फिर शैली के साथ साथ सशक्त। फिर यहाँ पर गांधी जी प्रासंगिक हैं। इतना सरल व्यक्ति लेकिन इतना सशक्त कि कहीं पर भी टस से मस नहीं होने वाले। वन मैन बाउंड्री फोर्स, डट गए तो डट गए। ठीक यही शैली होनी चाहिए आपके निबंध लेखन की कि हम जिसका प्रतिपादन कर रहे हैं उससे हम टस से मस नहीं होंगे, अपने संतुलन से टस से मस नहीं होंगे, बायस्ड नहीं होंगे, हटेंगे नहीं, और फिर वह प्रभावी होनी चाहिए। आप देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब बोलते हैं तो कितनी प्रवाहमयता है, लगता है कि इनको और सुनते रहें, इनको और सुनते रहें। वह हृदय को, आपकी जो शैली होनी चाहिए हृदय को छूने वाली होनी चाहिए। अगर आप महिला सशक्तिकरण का निबंध लिख रहे हैं तो फिर इस प्रकार से लगे कि जो महिला का शोषण है वह पूरी तरह से प्रतिबिंबित हो गया है। इस प्रकार से लगने लगे कि जो शोषित महिला है, निर्भया, आपके निबंध में प्रस्फुटित हो गई है। निर्भया की आह आपके निबंध में निकल रही है। निर्भया की माँ की जो वेदना है आपके निबंध में प्रकट हो रही है। अगर आप पर्यावरण प्रदूषण का निबंध लिख रहे हैं या पर्यावरण सस्टेनेबल डेवलपमेंट का निबंध लिख रहे हैं तो इस प्रकार से होना चाहिए कि जो हमारी हरी भरी धरती है वह आपकी आवाज़ में प्रतिबिंबित हो गई है। इस प्रकार से शैली होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से आप याद करिए कि ग्रेटा थेनबर्ग जब इस पर ग्लोबल वार्मिंग पर सम्मेलन चल रहा था तो वो लड़की आई और उसने कहा, हाउ यू डेयर टू किल माई डाइवर्सिटी, हाउ यू डेयर टू किल माई एनवायरनमेंट। तो यह जो ग्रेटा थेनबर्ग का निश्चलता जो भाव है वह भाव आपके निबंध में आना चाहिए। भारतीय संस्कृत का निबंध है तो ठीक इस प्रकार से लगना चाहिए कि जैसे भारत माता जो प्रतिबिंबित की गई है हमारे वंदे मातरम में, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, वह भारत माता आपके निबंध में प्रतिबिंबित हो रही हैं। तो इस प्रकार से यह आपकी शैली का भाषा की दृष्टि से सरलता होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन की दृष्टि से सशक्तता होनी चाहिए, और यह ध्यान रखिए कि हमेशा जो आपका निबंध का उपसंहार हो वह पूरी तरह से आशावादी होना चाहिए, समन्वयात्मक होना चाहिए, समाधानात्मक होना चाहिए, उसमें समन्वय का पक्ष होना चाहिए। आप यह याद करिए कि ठीक इस प्रकार से प्रवाह की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है तो फिर वो सीधे तरल लयात्मक रूप से महासागर में गिर जाती है। आप एक हास्य परिहास के ढंग से इसको मैं बताना चाहूँगा कि कोई टीचर थे, वहाँ कहीं पढ़ा रहे थे, अध्यापन कार्य कर रहे थे, सशुल्क अध्यापन कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने जिसका वो ट्यूशन ले रहे थे उसको उन्होंने बताया कि गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है और जो है बिहार में समाप्त हो जाती है। तो जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने कहा कि अरे बिहार में कहाँ समाप्त होती है, या तो पश्चिम बंगाल में वहाँ पर गंगा सागर में जाकर के समाप्त होती है। तो उन्होंने कहा कि जब इतना कम पारिश्रमिक देंगे तो यह गंगा बिहार में ही समाप्त होगी, पश्चिम बंगाल में समाप्त नहीं होगी। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आपका प्रेजेंटेशन इस रूप में रहेगा
कि वह परीक्षक के हृदय को न प्रभावित कर पाए तो आपकी जो नंबरों की धारा है वह बिहार में ही समाप्त हो जाएगी। आपको गंगा सागर तक जाने के लिए आपको आपके अपने निबंध को संपूर्ण आयाम देने के लिए प्रेजेंटेशन इस प्रकार से प्रभावी रखना पड़ेगा कि वह आपकी अंकों की गंगा को गंगा सागर तक पहुंचाए और आपकी सफलता सुनिश्चित हो। तो हमने आज यहाँ पर जो निबंध के तीनों पक्ष उन पर चर्चा की, प्रस्तुतिकरण, तथ्य और शैली। अब अगले चरण में हमने जो ये 3 मानक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बनाए गए हैं, इन्हीं मानकों को अपनाते हुए साहित्य और संस्कृति पर, महिला सशक्तिकरण पर, पर्यावरण पर, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जो निबंध पूछे जाते हैं उन पर श्रृंखलाबद्ध रूप से हमारे वीडियो आएंगे। और हमारा कर्तव्य है कि आपके सामने हम इसी शैली में इन चीज़ों को रखें और आपका कर्तव्य है कि इसे लाइक और सब्सक्राइब द्वारा इस लोक मंगल की धारा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।